हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्या इंग्लिश मीडियम रिवीजन मॉड्यूल वी विल स्टार्ट इट। ठीक है, तो आज से क्या है कि हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे कहा था कि ज्योग्राफी से क्या करेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी की? ठीक है, तो जैसे पिछले वीडियो में कहा वैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि शुरू में क्या है 5-7 वीडियोस हम थोड़ा स्लो रहेंगे, क्या रहेंगे, स्लो रहेंगे, फिर थोड़ी स्पीड को क्या है इंक्रीज करेंगे, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएं। ठीक है, तो जैसे हमने बात की कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो पहले हम थोड़ा सा क्या इसका सिलेबस देख लेते हैं कि आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की हुई हैं और क्या क्या चीजें आपके आ रही हैं। क्योंकि स्पेसिफिकली जब सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं तो एज पर सिलेबस हमें काम करना है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, हम काम करेंगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी चीजें आप यहाँ पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि खाली सेकंड ग्रेड में ही आएंगी। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आरएस का एग्जाम दे रहे हैं या आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, XYZ किसी भी एग्जाम की या सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये सारी चीजें क्या है आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है अच्छी तरह से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो सिलेबस में देखिए आपके क्या क्या मेंशन कर रखा है। कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स का मतलब जो लैंड मास है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ग्लोब के अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फिर आता है ओशियंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओशंस का मतलब होता है, देखिए ओशंस हम 4 ओशंस की ही बात करते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक। अब यहाँ जो ओशंस वर्ड यूज किया जा रहा है, ध्यान रखिए, जो ओशंस वर्ड यूज किया जा रहा है इसमें सीज भी आ जाते हैं। क्लियर? समुद्र भी आ जाते हैं, सीज को भी इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कवर करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये खाली ओशियंस की ही बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें सीज की भी बात होगी। क्या है? सीज की भी बात होगी, कितने समुद्र हैं और उनकी थोड़ी बहुत बातें उनकी भी आप करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाता है। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, किस तरह से वो क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से वो क्या करते हैं, क्लाइमेट को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। फिर उससे क्या है कि जो भी वट एवर इज बायोस्फीयर, वो हाइड्रोस्फीयर, और किस तरह से क्या होता है, इंपैक्ट होता है। फिर आता है ग्लोबल विंड सिस्टम। क्या है? ग्लोबल विंड सिस्टम यानी कि जो हवाएं हैं, क्या है, विंड मींस हवा, मूविंग एयर जो उसको बोलते हैं हम विंड सिस्टम। अब ग्लोबल विंड सिस्टम क्या है? ग्लोबल का मतलब ध्यान रखिएगा, हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं, ग्लोब के लेवल पे बात कर रहे हैं। फिर आता है एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड स्ट्रेटेजीज। अब यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्ट है आपका, ये करंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या है, आपका करंट से रिलेटेड थोड़ा सा पार्ट आ जाता है आपके पास में। तो ध्यान रखिए, आपका करंट अफेयर की अगर हम बात करें, करंट अफेयर स्पेसिफिकली की बात करें, तो सेकंड ग्रेड में क्या है कि सिर्फ आपके क्या राजस्थान का करंट अफेयर्स दे रखा है। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको करना है, लेकिन वो डायरेक्टली है। अब हम इनडायरेक्टली की बात करें तो यहां पर भी क्या आपको करंट अफेयर्स से चीजें क्या है करनी पड़ेगी। और दूसरा जो करंट अफेयर्स आपको करना है, वो करना है आपको किसमें, इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, एक करंट अफेयर्स आप करेंगे इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जहां पर क्या है कि जितने भी डेटाज आपके लिए जरूरी हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड और से रिलेटेड, वो डेटाज आपको करने हैं। एक करंट अफेयर्स आपको करने हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर। ठीक है, एक करंट अफेयर्स आपको करना है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, क्या करना है, करंट अफेयर्स का करना है आपको। ठीक है, और इसी से रिलेट करके आप क्या करंट अफेयर्स करेंगे, पॉलिटी में करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, एज सच आपको करंट अफेयर्स नहीं करना है। क्लियर है? नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो एज सच नहीं करना है आपको कि भी आप पर्सन्स, न्यूज वगैरह, प्लेसेस वगैरह याद करें। लेकिन इनसे रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ग्रेड के लिए करना पड़ेगा, जब जीके की हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां पर आ गया एनवायरमेंटल इश्यूज एंड स्ट्रेटेजीज। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल ह्यूमन ऑक्यूपेशन। ये इकोनॉमी का पार्ट है आपके लिए। ठीक है, ये इकोनॉमी का पार्ट है जो क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है। प्रिंसिपल ह्यूमन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय कौन कौन से हैं जो व्यवसाय करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है, ये रिलेट करता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम देख लेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। जब इसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी क्या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कवर अप कर लेंगे। फिर आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे किस तरह से पॉपुलेशन
का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, जिसके कहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है कहाँ कम है। जैसे डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पर पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। इसके अंदर आपको सारे के सारे पॉपुलेशन की जो टर्म्स होती हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। जैसे डेंसिटी हम किसे कहते हैं, सेक्स रेशियो हम किसे कहते हैं, ठीक है, ओवरऑल पॉपुलेशन क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, फिर माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ये है कि माइग्रेट कैसे कर रहे हैं, वो माइग्रेशन अंदर की तरफ हो रहा है या आउट माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो चीजें भी क्या आपको करनी पड़ेंगी। तो ये ध्यान मत सोचिएगा कि खाली ये ज्योग्राफी ही है, इसके अंदर क्या है, इकोनॉमी भी आ रही है और इसके अंदर करंट अफेयर्स भी आपको क्या है कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो ये क्या है आपका सिलेबस है, इसको क्या है हमें स्पेसिफिकली, जब हम सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें कन्फाइन होना है सेकंड ग्रेड तक, तो हम इन्हीं चीजों को क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेवल पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। और जो जो चीजें इकोनॉमी की और जो पॉलिटी की कवर होती जाएंगी वो हम वहां पर क्या है, जब वहां पर क्या है थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले आपको ग्लोब के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमें क्या है कि ग्लोब ज्योग्राफी, अर्थ कैसी है, अर्थ की जो मेन लैटिट्यूड्स कौन से हैं, लॉन्गिट्यूड्स कौन से हैं, किस तरह से वो ऊपर से इंक्रीज कहाँ करते हैं, डिक्रीज कहाँ करते हैं, किस तरह से वो कौन सा लॉन्गिट्यूड बड़ा है, कौन सा लैटिट्यूड बड़ा है, तो वो सारी चीजें क्या आपको पहले करनी पड़ेंगी। तो वो थोड़ा सा क्या हम उसका बेसिक कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा ओशियंस का पार्ट, ठीक है। इस ओशन से क्या है हम शुरू करेंगे। तो ओशंस, क्योंकि कुछ चीजें, और एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें तो हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है, जो समझने वाली चीजें हैं, जिसको अंडरस्टैंड करना है, जिसको समझना है, वो तो क्या है हम यहाँ कर लेंगे। बाकी क्या है आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, यू विल गेट द नोट्स, ठीक है। तो नोट्स मिल जाएंगे, वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। क्या उससे ले सकते हैं, यू कैन हैव इट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स ले सकते हैं। वहां आपको, ठीक है, वहां आपको 1-2 दिन में नोट्स क्या है मिलना शुरू हो जाएंगे शॉर्ट में। तो वहां पर क्या है उनको आप रिवाइज करते रहिएगा। क्या करते रहिएगा, उनको रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आपका क्या हो, वो रिवीजन भी होता रहे। और जो फैक्चुअल चीजें उसमें दी जाएंगी, कि कुछ चीजें फैक्चुअल हैं, जैसे कोई भी चीज हो फैक्चुअल है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है और कितनी है, किस कंट्री की ज्यादा है, किस कंट्री की कम है, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल के इश्यूज कौन से हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और करंट से रिलेटेड कुछ जो जो भी चीजें होंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, दिस इज द सिलेबस ऑफ ऑल दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब के बारे में, थोड़ा सा क्या हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि आपको कई चीजें पढ़नी पड़ती हैं। देखो, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, ठीक है। ट्रॉपिक्स हम किसको कह रहे हैं, मिड लैटिट्यूड्स किसको कह रहे हैं, हायर लैटिट्यूड्स किसको कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स किसको कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या आपके सामने क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, इसे क्लियर कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोब की, ठीक है, यानी अर्थ की। तो अर्थ का थोड़ा सा हम क्या है इंपॉर्टेंस ले लेते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो क्या है काफी सारा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम कुछ चीजें ले लेते हैं। बाकी अगर कोई चीज ऐसी हो जो लगे आपको छूट गई है, तो वो आप क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आई हैं। या फिर आप कर सकते हैं कि आपको एक नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो उस नंबर पे भी क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू विल गेट अ मोबाइल नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अर्थ क्या है, अब अर्थ की बात करते हैं। तो नॉर्मल केसेस में हम बात कर लेते हैं कि अर्थ इज राउंड, ठीक है। अर्थ इज क्या है, राउंड है, ठीक है। पोल्स पे फ्लैटेंड होती है, थोड़ी सी क्या पोल्स पे फ्लैटेंड होती है, फ्लैट होती है पोल्स के ऊपर, पर हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट कंसीडरिंग कि कॉन्सेप्ट हमें कौन से लेने हैं, क्या करने हैं, ठीक है। तो ये जो ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्फीयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 डायमेंशनल है। क्लियर है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल क्या होता है और 2 डायमेंशनल क्या होता है। 3 डायमेंशनल में क्या है, डेप्थ आ जाती है, क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा डेप्थ आ जाती है। 2 डायमेंशनल में डेप्थ नहीं आती है। तो इस तरह की जो फिगर होती है उसको क्या बोल देते हैं, हम स्फीयर बोल देते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि हाथ से बनाया हुआ है इसलिए पूरा स्फीयर नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, ये होता है स्फीयर, ठीक है। अब स्फीयर को क्या है, हम 2 तरह से काट सकते हैं। एक तो हमने इस तरह से क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 2 किसमें, पार्ट्स में, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स क्या कहलाते हैं, हेमिस्फीयर। ये भी क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये भी क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर। क्लियर है, ये भी क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर कहलाएगा। ये क्या है, नॉर्थ के अंदर है, ऊपर की तरफ है, और ये साउथ के अंदर है, तो इसको बोल देते हैं नॉर्दर्न,
ठीक है, इसको हम बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इसको बोल देते हैं हम सदर्न हेमिस्फेयर। क्लियर है, इसको क्या बोल देते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर बोल देते हैं। ठीक है, अब जो लाइन इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इमेजिन, देखिए ये ध्यान रखिएगा, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये लाइन अर्थ ने नहीं बनाई है, आप ध्यान रखिएगा, दिस इज इमेजिनरी, सारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो ये जो लाइन है ये कहलाती है 0 डिग्री। क्लियर है, इसको हम कह देते हैं 0 डिग्री और इसी लाइन को कह देते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री की लाइन है, इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इक्वेटर कह देते हैं। और ये जो लाइंस हैं, और ये वाली जो लाइंस है जो इस तरफ मूव करेंगी यहां से यहां तक, ये जो लाइंस कहलाएंगी, इनको कह देते हैं हम लैटिट्यूड। ठीक है, तो अर्थ क्या है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो ग्रिड्स में भी डिवाइडेड है और वो क्या है, क्या इस तरह से भी डिवाइडेड है। अब इस तरफ मूव करेंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, इनका नंबर इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में इनका नंबर इंक्रीज करेगा। अब अगर हम इधर मूव करेंगे तो साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, इनका नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो अर्थ के इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, दोज आर हॉरिजॉन्टल। ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम इमेजिनरी ड्रॉ कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या कह देते हैं, लैटिट्यूड्स। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो लैटिट्यूड्स क्या होंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। और दोनों तरफ, जिस भी तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो लैटिट्यूड्स क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये जो लैटिट्यूड्स होंगे, ये क्या कहलाएंगे, लोअर लैटिट्यूड्स। ठीक है, लोअर लैटिट्यूड्स, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या है, हमने जो इमेजिनरी वैल्यू रखी है वो क्या है, कम है, 0 1 2 3 4 इस तरह से। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो इनको क्या कह देंगे, हायर लैटिट्यूड्स। ठीक है, इनको क्या कह देंगे हम, हायर लैटिट्यूड्स कह देंगे। क्या कह देंगे, हायर लैटिट्यूड्स। और यहां पर क्या है, मिड के अंदर क्या है, कुछ लैटिट्यूड्स को मिडिल लैटिट्यूड्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मिडिल लैटिट्यूड्स। तो क्या है, आप जब बुक्स पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या है, इसी तरीके से आपको मिलेंगे कि हायर लैटिट्यूड्स पे क्या हो रहा है, लोअर लैटिट्यूड्स पे क्या हो रहा है और हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है, आपको पता है ये क्या है, पोल। क्लियर, ये क्या है, पोल है, दिस इज पोल। नॉर्थ की तरफ जो पोल है उसको हम कह देते हैं नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ पोल है उसको हम क्या कह देते हैं, साउथ पोल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उसको हमने कह दिया साउथ पोल कह दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया एक डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई अर्थ को क्या किया आपने, दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर दिया। अपर हेमिस्फेयर को हमने क्या कह दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और लोअर हेमिस्फेयर को हमने कह दिया सदर्न हेमिस्फेयर। अब कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। क्लियर, तो ये आपके पास इक्वेटर हो गया। क्लियर है, ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। और दो लाइंस, चार लाइंस क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, एक लाइन यहां से निकल रही है, एक लाइन क्या यहां से निकल रही है, और एक लाइन यहां से मूव कर रही है, और एक लाइन क्या है आपकी यहां से मूव कर रही है। ठीक है, तो ये तो होगी 0 डिग्री। ठीक है, दिस इज 0 डिग्री। ये क्या कहलाएगी, 23 हाफ नॉर्थ। क्लियर है, डिग्री नॉर्थ क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये क्या है, 66 हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ध्यान रखिएगा कि इन लाइंस को हम क्या कह रहे हैं, लैटिट्यूड्स कह रहे हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स कह रहे हैं। आपने हिंदी की अगर बुक्स पढ़ी हो तो इसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम की बुक्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसको हम क्या कह देते हैं, अक्षांश। तो वहां से वो चीज होती है, पर यहाँ इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हम हिंदी में बात नहीं करेंगे। तो ये क्या है, दीज आर लैटिट्यूड्स। दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दिस इज 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरीके से ये सेम दो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो साउथ की तरफ भी होते हैं। इसको हमने कह दिया 23 साउथ लैटिट्यूड, 66 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहां ध्यान रखिएगा कि इसको हम बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर, ये क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास हो गया, दिस इज इक्वेटर। इसको हमने क्या कह दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है, यहां पर क्या है, आप ध्यान रखिएगा कि इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, आर्कटिक है,
ये क्या है, आर्कटिक जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्कटिक जोन कहलाता है। इधर वाले जो पोलर रीजन जो आपके पास में आ जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं? आर्कटिक जोन। ठीक है, तो वहां पर क्या है? आर्कटिक ओशन है। क्या है? आर्कटिक ओशन है। तो ये लाइन क्या कहलाती है? आर्कटिक सर्कल। ठीक है, क्योंकि इधर आर्कटिक ओशन है, इसलिए इस लाइन को कह देते हैं आर्कटिक सर्कल, बोल देते हैं आर्कटिक सर्कल। ध्यान रखिएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है, लैटिट्यूड है, उसको हमने कह दिया आर्कटिक सर्कल। अब ये जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो है, यहां पर क्या है? आपके पास एंटार्क्टिक है, एंटार्क्टिका है, तो इस लाइन को क्या कह देते हैं? एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर? इसको हमने क्या कह दिया? एंटार्क्टिक सर्कल कह दिया। ठीक है, तो ये चीजें होगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ये जो जोन है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। क्लियर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इस पूरे जोन को बोलते हैं ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल जोन। क्लियर है? ये क्या कहलाता है? एक तरह से ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। नॉर्थ ट्रॉपिकल जोन और साउथ ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, वैसे तो क्या है कि यहाँ से क्या है, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे से इसे स्टार्ट करते हैं, पर आप समझने के तौर से ले लेना कि भी ये ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है, क्या इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो सन की रेज होती है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जब हम ओशंस के बारे में या क्लाइमेट के बारे में या हीट के बारे में और इंसुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या है कि ध्यान रखिएगा कि साल में सन की रेज जो होती है, वो डायरेक्ट जो होती है, वो सिर्फ इन्हीं के बीच में रहती है। इसी जोन के बीच में क्या है, सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। सन रेज आर डायरेक्ट ऑन these latitudes only, यानी इन्हीं लैटिट्यूड्स के ऊपर सन रेज जो होती है वो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट गिरती है। बाकी नॉर्थ की तरफ जितने भी लैटिट्यूड्स हैं या साउथ की तरफ जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, वहां पर जो सन रेज होती है वो होती है स्लैंटिंग, डायरेक्ट नहीं होती। क्लियर है? वो क्या आती है? स्लैंटिंग होती है, डायरेक्ट नहीं होती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक चीज आपके पास में ये क्लियर हो जाती है कि दिस इज लैटिट्यूड एंड दिस इज लैटिट्यूड सिस्टम। ठीक है, और यहां पर क्या है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं है, पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि 4 डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। 2 तो हम बोलते हैं इक्विनॉक्स और 2 होते हैं सोलिस्टिस। क्लियर है? 2 होते हैं सोलिस्टिस। क्लियर? ठीक है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है वो डेट जब सन रेज जो होती है इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट होती है। सन रेज इज डायरेक्ट ऑन इक्वेटर। ठीक है, और सोलिस्टिस का मतलब होता है सन रेज डायरेक्ट ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? 2 रेज आपके पास में आ जाती हैं। क्लियर है? 2 क्या आ जाती हैं आपके पास में? रेज आ जाती हैं। अब यहां पर क्या है, कब कब होती हैं? व्हेन दे आर। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो होती है 21 मार्च को। क्या 21 मार्च को होती है जब सन रेज क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या होती है, डायरेक्ट होती है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं स्प्रिंग एक्विनॉक्स। क्या बोल देते हैं? स्प्रिंग एक्विनॉक्स। एक होती है 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर जिस दिन क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या होती है, ये डायरेक्ट होती है, जिसे वर्नल इक्विनॉक्स बोल देते हैं। सोलिस्टिस में ये होता है कि समर सोलिस्टिस। ठीक है, समर सोलिस्टिस का मतलब ये होता है कि जब जो सन रेज होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट होती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या होती है, डायरेक्ट होती है। जैसे 21 मार्च की हम बात कर, 21 जून की बात करते हैं,
ठीक है, 21 जून की बात करते हैं, ठीक है। और एक होता है 22 दिसंबर, जब सन रेज क्या है कैंसर के ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि इक्विनॉक्स जिस दिन होता है, इक्विनॉक्स या जिस दिन होता है, इक्विनॉक्स का मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है 12 दिन रात समान होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इक्वेटर के ऊपर क्या है वो बाकी सब जगह इक्वल हो जाते हैं दिन रात। यहाँ पर क्या है, जब समर सोलिस्टिस होता है तो जो हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किया है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किया है, उसमें क्या है सबसे बड़ा दिन होता है, क्या होता है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है। और विंटर सोलिस्टिस के टाइम पर जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें सबसे बड़ा क्या होता है, दिन होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें जोन्स आपको ध्यान रखना है और ये आपके पास में चीजें आ जाएंगी। और ऊपर के जितने भी ये यहाँ से ऊपर जितने भी जोन्स हैं इनको हम टेम्परेट जोन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो डायग्राम आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्लियर है। अब एक चीज और आ जाती है कि अब हमने एक बार तो क्या किया, इसको इस तरह से डिवाइड किया, इस तरह से क्या किया, डिवाइड किया, दो में हेमिस्फीयर्स में बांट दिया था। अब एक और तरीका होता है, इसको क्या फिर इस तरह से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं दो हेमिस्फीयर्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या कहलाता है, दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दिस इज व्हाट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये डिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा ओशन कहाँ है, कौन सा सी कहाँ है। अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो वो किस तरह से जो एरिया है उससे क्या होता है, डिपेंड करता है, और चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो इस तरह की जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस हैं, कौन सी लाइंस हैं, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस। पहले तो लैटिट्यूड्स तो क्या थे, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस थे। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस जितनी भी होते हैं उनको हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो है ये 0 डिग्री है, इसको हम बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन, या फिर इसको भी बोल देते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। क्या है, प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन, क्योंकि ये क्या है ग्रीनविच के अंदर से पास होती है, इसलिए इसको ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन क्या कर देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। और 180 डिग्री की जो होती है वो दोनों क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, क्या हो जाती है। वहां पर क्या है, ध्यान रखिए, यहां पर जो है, यहां पर क्या है 0 to 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। लैटिट्यूड्स की जो वैल्यू होती है 0 to 90 डिग्री नॉर्थ और 0 to 90 डिग्री साउथ, क्लियर, 0 to 90 डिग्री नॉर्थ और 0 to 90 डिग्री साउथ होती है। और यहां पर क्या है कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो 0 to 180 डिग्री एंड 0 to 180 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेस्ट ईस्ट लैटिट्यूड। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर 180 दो नहीं होते हैं, क्या 180 डिग्री दो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स नहीं है, वो केवल एक ही क्या है लॉन्गिट्यूड है। जब ग्लोब को पूरा घुमाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक राउंड शेप में है, इसलिए क्या किया जाता है, ये आपके पास में चीजें आ जाती हैं, क्लियर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो इसको चीजों को थोड़ा सा पढ़ना है, ये जरूरी था आपके लिए। धीरे धीरे हम जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको क्या करते जाएंगे, लेते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, हमने कहा था हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टेड फ्रॉम ओशंस। किसके साथ स्टार्ट करेंगे, ओशन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ओशंस की, क्लियर। ओशंस की क्या है हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, आपके पास में क्या है, मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 4 ओशंस को आपको स्टडी करना होता है, 4 ओशंस को। एक क्या ओशंस क्या है, पैसिफिक, क्लियर, पैसिफिक ओशन, ठीक है, जिसको प्रशांत भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास में आता है अटलांटिक, ठीक है। तीसरा आता है आपके पास में इंडियन ओशन, और जो चौथा है वो है आर्कटिक ओशन, ठीक है। और एक क्या है, सदर्न ओशंस भी कुछ बुक्स में लिखा जाता है, ठीक है, सदर्न ओशन। इसको कई बुक्स में आपको अंटार्कटिक ओशन भी मिल जाएगा, ठीक है। मोटे तौर पे आपको ये 4 ओशंस के बारे में स्टडी करना है, क्लियर है। 4 ओशंस के बारे में स्टडी करना है, ओशंस कहाँ है, कैसे हैं, और किस तरह से ये क्या है करते रहे, किस तरह से इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कौन से एरिया में ये है, किस हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में है, नॉर्दर्न में है, या
सदर्न हेमिस्फेयर में है, किस हेमिस्फेयर में क्या है ये आंसर है। अब बात कर लेते हैं कि जब आप ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, ओशंस के बारे में कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, कुछ खास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेट करती है। क्लियर, क्योंकि ओशंस में क्या है, व्हाट इज ओशंस, वाटर। क्या ऑलमोस्ट क्या हम बात करते हैं कि 70% क्या है अर्थ, 71%, किसी में 70% मिल जाता है, किसी में 71% मिल जाता है, किसी में। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि दिस इज वाटर बॉडी। क्या ये सारी क्या वाटर बॉडी है, अर्थ पे क्या वाटर है, सारा क्या है वाटर। बाकी क्या है लैंड है, बाकी क्या है लैंड है। एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि लैंड जो है, लैंड मास जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, लैंड मास जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है कम है। क्या है, लैंड मास जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास जो है वो कम है। ठीक है, उससे भी क्या है ओशियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या है इंपैक्ट पड़ता है डायरेक्टली। ठीक है, कि भी जितना लैंड मास होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक ओशियंस वाटर की अलग होगी, बाकी जितना जहां लैंड मास कम होगा वहां पर ओशियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, अलग होंगी। ठीक है, तो ये आ गया वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। और अब क्या होता है वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, फिर से हम जब हमने क्या इसका डिवीजन किया था, वी हैव डिवाइडेड इट। क्लियर है, तो ये हमने क्या डिवीजन किया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा डिवीजन जब हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ध्यान रखिएगा आप कि ठीक है, जब हमने क्या कहा कि डायरेक्ट सन रेज क्या है केवल यहीं पर है, ओनली एंड ओनली हेयर इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल सिस्टम के ऊपर या ट्रॉपिक्स के अंदर ही क्या है डायरेक्ट सन रेज क्या है मोटे तौर पे पड़ती हैं। तो ध्यान रखिए जहां सन रेज डायरेक्ट गिरेंगी वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यही चीज देख रहे हैं हम भी, जहां भी सन रेज की इंटेंसिटी डायरेक्ट होगी वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा कि जैसे जैसे ऊपर मूव करते जाएंगे आप, ठीक है, ऊपर मूव करते जाएंगे तो सन रेज के जो डायरेक्ट सन रेज हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। मींस जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे दोनों तरफ, आइदर इन साउथ और इन नॉर्थ, अगर हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ मूव करेंगे, ये वर्ड आपको मिलेगा। अब जब भी आप हायर लैटिट्यूड्स की तरफ मूव करेंगे आइदर इन साउथ और इन नॉर्थ, तो टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वाई इट इज सो, जब हम बात कर रहे हैं वाई इट इज सो, तो वाटर की ध्यान रखिए यहां पर क्या है कि एक वर्ड आता है आपके पास इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन। अब इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्लियर है, ठीक है। तो नॉर्मल केस में हम इस चीज को स्टडी करते हैं कि जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड्स की तरफ मूव करेंगे इनकमिंग सोलर रेडिएशंस क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, और जैसे जैसे आप लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ मूव करेंगे इनकमिंग सोलर रेडिएशंस क्या होंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए क्या हो जाती है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप मूव करेंगे सो इंटेंसिटीज जो सन रेज की है वो कम होगी, और इधर मूव करेंगे तो कम होगी। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इक्वेटर जो है, ठीक है, इक्वेटर जो है उस पर क्या होता है कि हालांकि डायरेक्ट सन रेज क्या होती है, डायरेक्ट होती है। क्या होता है, सन रेज सबसे ज्यादा डायरेक्ट अगर गिरती है तो इक्वेटर पे गिरती है पूरे साल भर में। बट लेकिन ठीक है, क्योंकि क्या है इक्वेटर के आसपास क्या है कि इवेपोरेशन ज्यादा होता है। क्या इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर क्या है क्लाउड का जो एटमॉस्फेयर होता है, क्लाउड कवर होता है, वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, जिससे सन की रेज जो होती है वो क्या है, उनका डायरेक्ट इंपैक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर हम इंसोलेशन, यहाँ एक एक्सेप्शन की बात आ रही है, ध्यान रखिए, दिस इज एन एक्सेप्शन। नॉर्मल केस में आप यही पढ़ेंगे कि जैसे ऊपर जाएंगे वैसे इंसोलेशन बढ़ रहा है, जैसे नीचे जाएंगे वैसे इंसोलेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल केसेस में यही होता है, लेकिन मैक्सिमम इंसोलेशन क्या होती है 20 के आसपास नजर आएगी आपको, 5 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री नॉर्थ और 5 to 10 डिग्री नॉर्थ, और इधर भी क्या है साउथ के अंदर क्या है इंसोलेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं हम जो कह रहे थे वो चीजें। ठीक है, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि ओशन में क्या है आपके पास वाटर रहता है, क्या रहता है, वाटर रहता है। तो वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको समझ में आ गई तो आप ओशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे। ठीक है, अब वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या सबसे बड़ी चीज आती है, वो आती है डेंसिटी। ठीक है, अब आपको पढ़ना है डेंसिटी। ओशंस की जो डेंसिटी है वो किस तरह से क्या करती है,
चेंज होती है कि भी किस ओशन में कहाँ डेंसिटी कितनी है, किस लैटिट्यूड में कहाँ डेंसिटी कितनी है, किस लॉन्गिट्यूड में कहाँ डेंसिटी कितनी है। फिर इससे रिलेट करके चीज आती है सेलेनिटी। क्लियर? सेलेनिटी मींस उसके अंदर जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं वो कितने ज्यादा हैं, किस एरिया में ज्यादा हैं, किस एरिया में कम है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है। फिर आता है टेम्परेचर। ठीक है, कि वो जो टेम्परेचर है वो कितना है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है। इन्हीं चीजों पर क्या है, बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। अब ध्यान रखिए, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब क्या है? अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पता लग जाता है व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो जितना मास आप बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम के अंदर, उतनी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। सेलेनिटी, सेलेनिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन ओशंस। ठीक है, डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन ओशंस। जैसे पानी में अगर आप नमक घोल देते हो, क्या हो जाता है, तो वो क्या होता है, सलाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, सलाइन हो जाता है, खारा हो जाता है। तो इसको खारापन भी कह रहे हैं कि समुद्र का खारापन कितना है। ठीक है, सैलिनिटी कितनी है और ये कितनी है। यहाँ पर क्या है, मास बाय। अब जैसे आप उसमें डालेंगे, नमक मिक्स करेंगे या कुछ भी मिक्स करेंगे, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि वॉल्यूम उसका उतना ही है। ठीक है, वॉल्यूम उसका उतना ही है, जितना आपने ग्लास में ले रखा वॉल्यूम उतना ही है, पर उसमें क्या किया आपने, क्या कर दिया, नमक को मिक्स कर दिया। तो नमक मिक्स करने से क्या हुआ, उसका मास इंक्रीज कर गया, मींस डेंसिटी क्या होगी, उसकी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती है। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि एक फैक्टर इंपॉर्टेंट आपके पास में आता है, इवेपोरेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, क्लियर है, प्रेसिपिटेशन और एक कंडेंसेशन। ठीक है, आइसिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो इवेपोरेशन से क्या होता है, ठीक है, पानी उड़ेगा। क्या करेगा, इवेपोरेशन से पानी उड़ेगा, नमक नहीं उड़ता। अगर नमक उसमें घुला हुआ है तो नमक नहीं उड़ता है। ठीक है, ओनली पानी जो है वो उड़ता है। मींस अगर इवेपोरेशन हो रहा है, क्या इवेपोरेशन हो रहा है, तो सॉल्ट कंटेंट बढ़ेगा। सॉल्ट कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज कर जाएगा। सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज करने का मतलब क्या है, सैलिनिटी इंक्रीज करना। ठीक है, सैलिनिटी क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, तो वही क्या चीज आ जाती है, सैलिनिटी इंक्रीज करना। तो सैलिनिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, मींस डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, ठीक है, जो बारिश और जो भी चीजें जमीन पर गिर रही हैं, क्या है, बारिश जमीन पर गिर रही है, ओले जमीन पर गिर रहे हैं, और जो भी गिर रहे हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन होते हैं। क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन होते हैं। और यहां ध्यान रखिएगा, इसमें फ्रेश वाटर होता है। क्लियर है, इसमें क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में आ जाती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि ओशियन में, ठीक है, ओशन में यहां ध्यान रखिए, फैक्टर ध्यान रखिएगा, इंक्रीज ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर ओशंस के अंदर बढ़ रहा है, बढ़ता है या डिक्रीज करता है, उसी पर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। क्या करती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब ये इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह से कर रहा है, इस पर भी क्या है, आपके पास होती है। अब आपको बता दिया गया कि इवेपोरेशन का मतलब होता है जब भी आप इवेपोरेशन करते हैं तो फ्रेश वाटर क्या होता है, इवेपोरेट करता है। क्या करता है, फ्रेश वाटर इवेपोरेट करता है। वाटर ओनली क्या है, इवेपोरेट कर रहा है। मींस इवेपोरेशन से क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर की कमी आ रही है। क्या हो रही है, फ्रेश वाटर का जो कंटेंट है या क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। जब आप प्रेसिपिटेशन करेंगे, क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन करेंगे, ठीक है, बारिश हो रही है, कुछ और ले गिर रहे हैं, वट एवर इज हैपनिंग, उससे क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सलाइन वाटर का आप
बर्फ जमा देते हैं, क्या सलाइन वाटर की बर्फ जमा देते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, बर्फ किसकी जमती है, फ्रेश वाटर की, ठीक है। तो बर्फ जो जमती है वो फ्रेश वाटर की जमती है। अगर बर्फ जम रही है, ठीक है, तो भी फ्रेश वाटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर कम हो रहा है, ठीक है, ओशियंस के अंदर। और अगर आइस मेल्ट कर रही है, ठीक है, आइस मेल्ट कर रही है, तो फ्रेश वाटर क्या हो रहा है, ओशियंस में इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ओशियंस में क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर इंक्रीज कर रहा है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पर क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि ओशियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे क्या कर रही है, चेंज कर रही है और कर रही है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो जिस भी चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जिस भी चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो चीज क्या करती है, किसी भी लिक्विड में नीचे की तरफ मूव करती है, क्या करती है, नीचे की तरफ मूव करती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, इसलिए वो क्या करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और जो कम डेंस है वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ध्यान रखिए कि जो ज्यादा डेंस वाटर होगा, क्या होगा, ज्यादा डेंस वाटर होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, और जो लेस डेंस वाटर होगा वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसी तरीके से क्या है कि इस डेंसिटी के वेरिएशन की वजह से क्या है, डेंसिटी के वेरिएशन की वजह से क्या है कि ओशियंस में लेयरिंग हो जाती है, ठीक है। ओशियंस में क्या है, लेयरिंग हो जाती है, लेयर्स बन जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, ओशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिपेंड करती है, क्या करती है, ओशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिपेंड करती है। फिर बाकी चीजों पर क्या है, ये चीजें क्या करती है, इंपैक्ट करती है, ठीक है। तो वो आज के वीडियो में क्या है, हमने इन बेसिक चीजों को पढ़ा है, क्या है, बेसिक चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं आपको समझने के लिए कि जब आप ओशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तब ये चीजें कैसे आपके काम आने वाली हैं, क्या काम आने वाली हैं। तो इन चीजों को आप अच्छी तरीके से क्या है, ध्यान से कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से। अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है, लिखकर भेज सकते हैं, यू कैन सेंड इट बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। तो इन्हीं चीजों के बेस पे हम आगे की का क्या करेंगे, आगे की क्या है काम, वो आगे का क्या करेंगे, कंटेंट करेंगे कि भी ओशंस के इन कैरेक्टरिस्टिक्स का किस तरह से ओशंस के ऊपर क्या है इंपैक्ट पड़ता है, फिर वो क्लाइमेट के ऊपर किस तरह से क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।